नमस्कार दोस्तों, एडुटॉक फॉर यू पे आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं विपश्यना का मेरा खुद का अनुभव कि विपश्यना मैं क्यों गया था, क्या क्या मैंने वहाँ पे सीखा और अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो विपश्यना क्योंकि मैं साइकोलॉजी बैकग्राउंड चल रही है, तो वहाँ पे जाने का क्या मतलब था कि इससे पहले जब हम साइकोलॉजी पढ़ रहे थे तो इंडियन साइकोलॉजी के चैप्टर में हमें सबसे पहले विपश्यना मेडिटेशन के बारे में पढ़ने को मिला। और जब हम कुछ मेडिटेशन वगैरह सर्च कर रहे तो वहाँ पे हमें कुछ जो है विपश्यना मेडिटेशन के बारे में पढ़ने को मिला। अब क्या हुआ फिर, जनवरी का समय था, दिसंबर जनवरी का टाइम था। उस समय हम थोड़ा फ्री थे और हमारे प्रोफेसर से जब बात हुई तो उन्होंने कहा कि अगर आप जाना चाहते हैं तो इस समय जो है श्रावस्ती में सीटें खाली हैं, वहाँ पे आप विपश्यना मेडिटेशन के लिए ट्राई कर सकते हैं। उनके खुद के एक्सपीरियंसेस थे, वो 2 या 3 बार विपश्यना होके आ गए थे। मैंने कहा कि ठीक है चलते हैं। देखिए, जो भारत की फ़िलॉसफ़ी रही है वो है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। यानी कि आप बीमार हो जाएँ, फिर कहीं पे जाएँ, आपको आवश्यकता महसूस हो, फिर आप वहाँ पे जाएँ। इससे अच्छा है कि आप पहले से ही जो है प्रिपेयर हो जाएँ और पहले से ही आप जो है वहाँ पे चले जाएँ। तो मुझे लगा कि ठीक है जाना चाहिए। तो www.dhamma.org ये वेबसाइट थी। वहाँ पे मैंने क्या किया, रजिस्ट्रेशन किया और आई वॉज़ वेरी लकी एट द टाइम कि मुझे जो है मैंने दिसंबर में ही अपने आप को रजिस्टर्ड किया था और मुझे 3 जनवरी का सेशन मिल गया था। तो 3 जनवरी से लेकर के 13 जनवरी तक का श्रावस्ती ज़िले में मुझे करने का मौका मिला, जो कि शानदार इन्वायरमेंट में है। उसकी अपनी एक विशिष्ट परिभाषा है, एक विशिष्ट स्थिति पे बसा हुआ है। गौतम बुद्ध जी वहाँ पे काफ़ी समय तक रहे, ज्ञान की प्राप्ति हुई उन्हें वहाँ पे। अंगुलीमाल का जो किस्सा है वो वहीं पे हुआ था, अंगुलीमाल की जो घटनाएँ थी वहीं पे हुई थी। तो काफ़ी जो है वो पौराणिक मान्यता वाला शहर है। फिर मैं 2 जनवरी की दोपहर को वहाँ पे पहुँच गया। बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था, जैसा कि अभी आप होंगे, आप सुन रहे होंगे कि अच्छा ठीक है मेरे कैसे एक्सपीरियंसेस होंगे, मैं क्या-क्या चीज़ें सीखूँगा। तो मैं 2 जनवरी की दोपहर को वहाँ पे पहुँच गया। अब 2 जनवरी की शाम तक जब आप वहाँ पे पहुँचते हैं तो धम्म सेवक होते हैं, धम्म सेवक आपको रिसीव करते हैं और फिर आप अब दिखाते हैं कि ये मेरी ईमेल आईडी है और ये मुझे जो है कंफर्मेशन मेल आया हुआ था। वो फिर कंफर्मेशन मेल को चेक करते हैं और एक रिक्वायरमेंट फॉर्म भरवाते हैं। जब आप फॉर्म भरते हैं तो उसी समय जो है आपसे पूछ लिया जाता है कि किस तरह का टॉयलेट आप यूज़ करना चाहेंगे और जितने पैसे होते हैं आपके, या जो है कह लीजिए आपका जो इम्पोर्टेंट सामान होता है, क्योंकि मोबाइल फ़ोन वगैरह तो अलाउ नहीं होता, किसी तरह का कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट अलाउ नहीं होता है। तो वो सब कुछ जो है वो आपका जमा करवा लेते हैं और फिर जब आप वहाँ से निकलते हैं तो वो चीज़ें आपको एज़ इट इज़ मिल जाती हैं। ये सारी प्रक्रिया हुई, फिर हमें जो है रूम अलॉट कर दिया गया। और देखिए, रूम अलॉटमेंट में भी 2 चीज़ें होती हैं। जब मैं गया तो मुझे तो सिंगल रूम मिल गया था और मेरे साथ में जितने लोग थे उन सबको सिंगल सिंगल रूम में रखा गया था। महिलाएं दूसरी तरफ रहती हैं और पुरुषों का जो है एक दूसरी तरफ रहना होता है। मतलब महिलाएं और पुरुषों में अलग अलग जगह पर रहती हैं और सबके लिए एक अलग अलग इंडिविजुअल रूम होते हैं। अगर आप फैमिली के साथ जाते हैं तो भी आपको एक दूसरे से बात करना, एक दूसरे के साथ रहना, एक दूसरे के साथ घूमना अलाउड 10 दिन नहीं होता है। मतलब आपको नोबल साइलेंस का फॉलो करना होता है। 10 दिन आप एक दूसरे से बातचीत नहीं करते हैं, एक दूसरे से जो है नज़रें नहीं मिलाते हैं, एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। वो सारी चीज़ें जो है आपको फॉलो करनी होती है। ये सारी चीज़ें मैंने पहले वीडियो में ही आपको बता दी थी। अब क्या हुआ कि देखिए, 3 जनवरी से 13 जनवरी का मेरा मेडिटेशन का सीरीज़ था, या मेडिटेशन का एक मेरा समय था। तो जनवरी में इतनी ठंडक होती है और आप जानते हैं जब आप स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो सुबह नहीं उठ पाते हैं। तो उस समय 3:30 बजे उठ जाना, 3:30 मॉर्निंग में उठ जाना, वो एक तरह का मेरा उत्साह ही था जो मुझे प्रेरित करता था उस समय। फिर क्या होता था कि बात तो हमें करना नहीं होता था, आर्य मौन रखना होता था। तो वो क्या करते थे, जो धम्म सेवक होते थे, धम्म सेवक आपकी सेवा करने के लिए होते हैं, वो भी कहीं बाहर से आते हैं, वो भी किसी एक विशेष शिविर के लिए अपने आप को रजिस्टर कराते हैं और एक सेवा देते हैं। तो वो क्या करते हैं, बेल, जैसे आप पूजा करते हैं तो बेल देखते हो कि इस तरह से बजाई जाती है, पीतल की होती है, वही बेल का वो इस्तेमाल करते हैं और वो आपको जगाने के लिए, आपको ब्रेकफास्ट के लिए कॉल करने के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो आपको जो है बेल का ही प्रयोग करके बुलाते हैं।
तो सुबह 3:30 पे जो है बेल बज जाती थी और हम नहाने के लिए तैयार हो जाते थे। तो उस समय तो कहीं वहाँ पे इतनी अच्छी सुविधा थी कि सोलर पैनल लगे होते थे, जिससे जो है पानी गर्म हो जाता था और हमें सुबह गरम गरम पानी मिल जाता था नहाने के लिए। तो अगर हम देर में उठते थे थोड़ा सा तो पानी ख़त्म हो जाता था, तो वहाँ पे मोटर की भी सुविधा थी। इसके अलावा हैंडपम्प की सुविधा थी, तो हमें जो है गर्म पानी वहाँ पे अवेलेबल हो जाता था। इसके बाद 4:30 से 6:30 यानी कि 2 घंटे का सुबह जो है वो मॉर्निंग मेडिटेशन होता था। इसके बाद हम क्या करते थे कि 6 से 8, 6:30 से 8 ये फिर हमारे ब्रेकफास्ट का समय होता था। क्योंकि ब्रेकफास्ट में क्या होता था कि हमें बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट मिलता था। हेल्दी इन द सेंस आपको दूध मिल जाता था, आपको चाय मिल जाती थी, और अंकुरित चने हो गए या फिर इडली डोसा, वो अलग अलग जगह के ऊपर भी डिपेंड करता था कि आप किस जगह पे करते हैं। तो इडली डोसा सांभर ये नॉर्मल नाश्ता होता था वहाँ का, और कह लीजिए कि बहुत ही हेल्दी नाश्ता मिलता था। दूध भी मिल जाता था, अगर आप लेना चाहें तो दूध हो चाय वो दोनों चीज़ें अवेलेबल होती थी। इसके अलावा फिर हमें 8 to 9 ग्रुप मेडिटेशन के लिए बुलाया जाता था। 8 से 9 बजे तक हम फिर से जो है मेडिटेशन के लिए जाते थे और 1 घंटे हमें फिर से मेडिटेशन कर। यहाँ पे मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो आप अपने कपड़े जो है ना बहुत हल्के लेके जाएँ। कुर्ता पजामा पहन के जाएँ, इवन ठंडक में भी आप कुर्ता पजामा पहन सकते हैं, ऊपर से गर्म शॉल आती है उसे आप डाल सकते हैं। जब आपने गर्म शॉल ऊपर से डाल लिया तो आप ठीक से जो है बैठ सकते हैं, क्योंकि इतना बैठने का आदत नहीं होता है, क्योंकि आप फिर अचानक से 12-12 घंटे 13-13 घंटे बैठने लग जाते हैं। तो कई बार क्या होता है फिर हमें पेन होता है, हमारी बॉडी में पेन महसूस होता है, और जब पेन होता है तो फिर हमारी जो हमारा ध्यान है, जो हमारा मेडिटेशन है, वो हम फोकस नहीं कर पाते हैं। क्योंकि विपश्यना का मतलब होता है कि आती जाती सांसों को निगरानी करना, उनको देखना। तो पेन की वजह से हमारा ध्यान बार बार भटकता रहता है। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूँगा अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कि जो आपके कपड़े हों बहुत हल्के हों, जिसमें कि आप पूरी तरह से कंफर्टेबल महसूस कर सकें। इसके बाद आता है समय 8 से 11 का, सॉरी 9 से 11 का। तो 9 से 11 फिर आप मेडिटेशन करते हैं। तो जो पुराने स्टूडेंट हो जाते हैं उनको 9 से 11 के लिए एक धम्म कक्ष होता है, जहाँ पे उन्हें सेपरेट मेडिटेशन के लिए भी अलाउ कर दिया जाता है। लेकिन जब आप पहली बार जाते हैं तो वहाँ पे आपको ग्रुप मेडिटेशन के लिए ही रखा जाता है, ग्रुप मेडिटेशन ही आपको करना पड़ता है। इसके बाद फिर क्या होता है, 11 से 12 का जो समय होता है वहाँ पे आपको लंच और ब्रेक लंच दिया जाता है 11 से 12 तक के समय के लिए। अब देखिए लंच में क्या मिलता है, लंच में जो भी सीज़न चल रहा होगा, मान लीजिए आप ठंडक के समय में जाते हैं तो गोभी आलू है, गाजर का हलवा है, खीर है, ये सारी चीज़ें जो आपको दी जाती हैं। इसी तरह से जो भी सीज़न होता है उस हिसाब से। और मैं एक चीज़ और यहाँ पे ऐड करूँगा कि जो खाना होता है वो बिना लहसुन प्याज का मिलता है, वेजिटेरियन खाना होता है और बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी फूड दिया जाता है। बिल्कुल जैसे आप घर पे खाना खाते हैं उसी तरीके का खाना जो है आपको वहाँ पे मिल जाता है। अच्छा, एक बात और है कि जब आप जाते हैं वहाँ पे तो पहले दिन से ही आपको एक थाली, एक कटोरी, एक गिलास और एक चम्मच आपको दे दिया जाता है, और आपका सीट नंबर अलॉट हो जाता है भोजनालय में, यानी कि मेस में। तो मेस में आपकी कटोरी, आपकी थाली, चम्मच एक जगह पे रखी होती है। तो आप जब भी आते हैं, चाहे ब्रेकफास्ट के लिए आ रहे हो सुबह, आप दोपहर के खाने के लिए आ रहे हो, और शाम के खाने शाम का जो आपका ब्रेकफास्ट होता है उसके लिए आ रहे हो, तो इन तीनों के लिए आपकी जो थाली कटोरी होती है वो कुछ सेम होती है। और 10 दिन तक आप उसी चीज़ को यूज़ करते हैं, और फिर जब आप 10 दिन जाने लगते हैं तो वो सारी चीज़ें जो है वो डिपॉज़िट हो जाती हैं, वो जमा हो जाते हैं। इसके बाद 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे तक का जो समय होता है वहाँ पे आप फिर से जो है मेडिटेशन के लिए आते हैं, फिर से मेडिटेशन करते हैं, और फिर 2:30 टू 3:30 आपका मेडिटेशन का समय होता है। इसके बाद 5 to 6 टी ब्रेक होता है। देखिए 5 to 6 जब आपका टी ब्रेक होता है तो उसमें लैया चना हो गया, फिर लैया मूंगफली हो गई, ये आपको दी जाती है। आपको चाय दिया जाता है। आप चाहें तो वहाँ पे कई तरह के सूप रखे होते हैं, ग्रीन टी होती हैं, तो उन चीज़ों को भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप नहीं खाना चाहते हैं। 5 to 6 यही आपको शाम को मिलता है।
और काफ़ी हेल्दी होता है। यहाँ ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। उसके बाद फिर आपको 6 to 7 बुलाया जाता है ग्रुप मेडिटेशन के लिए बेल के द्वारा। इसके बाद फिर 7 to 8:15 फिर से मेडिटेशन की कॉल होती है। और फिर जब 7 to 8:15 का समय होता है, जैसे कि 6 से लेकर के 7 बजे तक आपने मेडिटेशन किया शाम को। इसके बाद जो समय होता है 7 बजे से लेकर के 8:15 तक का समय, उसमें आपको गोयनखा जी का एक लेक्चर सुनाया जाता है। और मैं कहूँगा कि उस लेक्चर में आपके दिन भर के सवालों के जवाब होते हैं। जब आप पहली बार जाते हैं, सुबह से लेकर के शाम तक का जो अनुभव होता है, तो बहुत सारे प्रश्न आपके मन में निकल के आते हैं जो आपके अनकॉन्शियस में दबे होते हैं। बहुत सारे ऐसे विचार होते हैं जो आपके अनकॉन्शियस में दबे होते हैं, वो जो है निकल के आते हैं। तो वो जो शाम का लेक्चर होता है, जो शाम का डिस्कोर्स होता है, वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें जो है डिस्कोर्स में सुनने को मिलती हैं, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको वहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। तो मेरा ये पहला दिन का एक्सपीरियंस रहा। उसके बाद ऐसे ही दूसरा दिन बीत गया। कभी कभी असहज महसूस होता था। ऐसा जिस स्थिति में महसूस होता था कि बैठने की इतनी आदत नहीं थी, 11 घंटे 12 घंटे मेडिटेशन करना थोड़ी सी दिक्कत महसूस हो। दिक्कत जब महसूस होती थी तो वो जो अटेंशन होता था, जैसे हम ध्यान कर रहे होते थे, तो मेडिटेशन में उनका जो बेसिक नियम था, पहले दूसरे दिन जो आप बताते हैं आन प्यान का उनका जो नियम था कि हम नाक से सांस अंदर जा रही है और सांस बाहर आ रही है, तो हम एक ऑब्जर्वर की तरह उस आती जाती सांस को अपने नाकों पे, यानी कि यहाँ पे और यहाँ पे महसूस करते थे, दोनों छिद्रों पे। तो फिर दूसरा दिन ऐसे बीत गया, तीसरा दिन इसी तरह से बीत गया। अब चौथे दिन एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से थोड़ा सा मनोबल टूटा। चौथे दिन क्या हुआ, जो हमारे ग्रुप में लोग गए हुए थे, मेरे साथ के तो नहीं थे, लेकिन मेरे साथ ही उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो उन्होंने चौथे दिन में कहा कि अब हमसे नहीं हो पाएगा और हम जा रहे हैं छोड़ के। तो इस तरह का कोई नियम नहीं होता है कि आप शिविर को बीच में ही छोड़ के चले जाएं, लेकिन उनको बहुत ज़्यादा असुविधा महसूस हो रही थी और बहुत ही असहज महसूस कर रहे थे। फिर उन्होंने जो है वहाँ के गुरु से बात किया। गुरु क्या होता है कि आपके विशेष शिविर के लिए उन्हें भी बुलाया जाता है, और वो एक शिविर के लिए अलग अलग जगह पे सेवा देते हैं। गुरु से आप दोपहर में 1 घंटे बात कर सकते हैं, और शाम को जब आपको लेक्चर सुनाया जाता है, यानी कि 7 बजे से लेकर के 8:15 तक, 7 to 8:15 तक, तो वहाँ पे आप आपके मन में कोई थॉट्स हैं, आपके मन में कोई क्वेश्चंस हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, गुरु जी से कंसर्न कर सकते हैं और उनसे चीज़ें पूछ सकते हैं। तो उन्होंने फिर शाम को अपनी चीज़ें बताई, और फिर उन्हें किसी तरह से जो है परमिशन दे दिया गया, और 4th डे शिविर के वो चले गए। तो फिर क्या हुआ कि थोड़ा सा मनोबल टूटा कि नहीं, क्यों चले गए, क्या है। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप किसी तरह के मानसिक समस्या से पीड़ित हैं, मानसिक समस्या से इन द सेंस, अगर आपका कहीं ट्रीटमेंट चल रहा है, अगर आप उनके गार्जियन हैं, आप हमें देख रहे हैं इस समय, तो मैं तो यही कहूँगा कि, और ये धम्मा वाले यानी कि जो शिविर के ऑर्गेनाइज़र हैं, मेडिटेशन के ऑर्गेनाइज़र हैं, वो भी ये बात कहते हैं कि अगर आप किसी तरह के सीवियर मेंटल डिसऑर्डर से ग्रसित हैं, तो आप अभ्यास के लिए ना आएँ, क्योंकि आपका मेडिकेशन चल रहा होता है, तो वहाँ पे मेडिकेशन आप प्रॉपर ले नहीं पाते हैं, शेड्यूलिंग गड़बड़ हो जाती है, तो उस वजह से आपको दिक्कत महसूस हो सकती है। तो जिनका मानसिक रोग का इलाज चल रहा है वो इस चीज़ को अवॉइड ही करें। डॉक्टर से कंसल्ट कर सकते हैं, अगर डॉक्टर ने परमिशन देते हैं तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। ये मेरी एक व्यक्तिगत राय है। फिर चौथा दिन भी बीत गया। 5वें दिन क्या हुआ कि एक सज्जन फिर परेशान हो गए, क्योंकि नोबल साइलेंस होता था, वे दूसरे से कुछ कह सकते नहीं थे। उनकी परेशानी साफ झलकती थी, वो आधे घंटे लेट पहुंचते थे, थोड़ी देर में आते थे। फिर उन्होंने जाके गुरुदेव से कंसल्ट किया, और उस शिविर में एक ऐसा व्यक्ति था जिसने फिर से जो है जाने का निर्णय ले लिया। 5वें दिन शाम तक मुझे भी ऐसा लगने लगा कि शायद अब मुझसे भी नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि अब मैंने बताया कि 11-11 घंटे बैठना, और मैं गिव अप कर रहा था। मैं सोच रहा था कि नहीं, अब मुझे भी किसी तरह से कोई ना कोई बहाना बनाना है और शिविर को छोड़ देना है। किसी तरह से मैंने जो है 6वां दिन काटा,
7वें दिन मैंने रात को सोते वक्त डिसाइड किया था कि मैं अभी तो सो जा रहा हूँ, और सुबह उठ के ही जो है मैं अपने गुरुजी से, जो शिविर के स्पेशल गुरुजी आए हुए थे, मैं उनसे डिस्कस करूँगा, बात करूँगा और इस जो है छोड़ दूँगा। और 7वें दिन मैं सोचता रहा कि ठीक है, अभी शाम को दोपहर को बात करता हूँ। दोपहर को जब मैं बात करने गया तो कोई और महिला थी, वो बात कर रही थी अपने विषय के बारे में कि उनके कोई प्रश्न रहे होंगे। फिर हमने कहा ठीक है, शाम को बात करते हैं, क्योंकि आज का दिन तो बीत गया है। अब मैं बहुत ज़्यादा जो है परेशान हुआ कि नहीं, मुझे अब नहीं रहना है यहाँ पे, नहीं करना है। फिर जो ये सारे विचार आए, फिर शाम को गोयनका जी का लेक्चर होता है, तो जो पर डे लेक्चर एक सीरीज़ सुनाई जाती है 7 से लेकर के 8:15 तक, यानी कि 8:15 तक। उस लेक्चर में 7वें दिन की ये बताया गया था कि जी आप बिल्कुल परेशान हो रहे होंगे, ये मैं मानता हूँ, और मेरे सारे प्रश्न जो मेरे मन में चल रहे थे, जो मेरे दिमाग में चल रहे थे, उन सब प्रश्नों का उत्तर मुझे मिल गया। तो साइकोलॉजी बैकग्राउंड से मेरा होने का एक सौभाग्य कह लीजिए, और उनकी बातों को एक अंडरस्टैंड करने का जो वे था, वो भी मुझे जो है वहाँ पे क्लियर हो गया। उस दिन मैंने कह लिया अपने आप से, वो 2 दिन मेरा 6th डे और 7th डे थोड़ा सा गड़बड़ चला। गड़बड़ इन द सेंस कि मैं सोच रहा था कि शिविर को अब गिव अप कर रहे हैं, अब नहीं कर पाएंगे। लेकिन उस 7वें दिन की शाम के लेक्चर में मुझे सारे प्रश्न के उत्तर मिल गए, और फिर मैंने अपने आप को ही कहा कि मैं क्यों आया था यहाँ पे, मैंने क्यों ये सोचा था कि मुझे शिविर करना है, मैं किस लाभ के लिए आया था, मैं इस पर फोकस करूँ। तो 8th डे के मॉर्निंग पे वो फिर से ऊर्जा, जो डे 1st डे, 2nd डे, 3rd डे, 4th डे, 5th तक रही, वो फिर से वो जो कॉन्फिडेंस था, वो एनर्जी थी, वो फिर से वापस आ गई। और मेरा खुद का एक्सपीरियंस 8th डे का और 9th डे का बहुत ही शानदार रहा। बहुत ही शानदार तरीके से वो मेरा शिविर गया। फिर जब हम 10th डे के बाद, हाँ, एक चीज़ मैं आपको और यहाँ पे मेंशन कर दूँ कि देखिए, इसकी कोई फ़ीस वगैरह तो उनकी तरफ से नहीं ली जाती, ना कि वो कहीं पे किसी तरह का कोई फ़ीस मेंशन है। फिर भी इतने बड़े स्तर पे इतने बड़े शिविर का ऑर्गेनाइज करना, इतने सारे लोगों को एक प्लेटफॉर्म देना जहाँ पे वो भाग दौड़ की ज़िंदगी से दूर रह कर के एक मेडिटेशन कर सकें, अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ दे सकें। तो मेरी ये व्यक्तिगत राय, अगर आप सक्षम हैं और आप जा रहे हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा उनको जो है चीज़ें दे कर के आइए। वो पैसे से हो सकती है, वो आप अगर चाहें तो सेवा कर सकते हैं। अगर आप सक्षम हैं तो आप ज़रूर करिए उनके लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छा काम किया जा रहा है। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो ये आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सौभाग्यशाली हैं कि आपके मन में ये जिज्ञासा है कि मुझे मेडिटेशन करने जाना चाहिए, और आप इस मेडिटेशन और इस वीडियो को आप देख रहे हैं। मैं यहाँ पे आपसे कहूँगा कि बिल्कुल आप जाइए, क्योंकि मैंने एक चीज़ सीखी है जीवन में कि प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। आप बीमार हो जाएं, उसके बाद उसका इलाज कराएं, बहुत परेशान हो, उससे अच्छा है कि आप बीमार होने से पहले ही चले जाएं। ना ये कोई धर्म संप्रदाय विशेष को सपोर्ट करता है, ना किसी धर्म जाति को जो है सपोर्ट करता है कि नहीं आप ये करेंगे तब आपको ये मिलेगा। बहुत ही सामान्य तरीके से मेरे साथ 2 अलग, मतलब सारे समुदाय के लोग आते हैं, सारी जगह से लोग आते हैं। बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस होता है आपको, तो आपको ज़रूर जाना चाहिए। और वीडियो के लास्ट में मैं आपसे यही कहूँगा कि अगर आप पहली बार जा रहे हैं तो इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसको भी ठीक से देख लीजिए। इस और ये मेरा एक्सपीरियंस वाला वीडियो था, इसको आपने देखा ही। अब इसके बाद भी अगर आपका कोई प्रश्न बचता है, आपके मन में कोई डाउट होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर देने का पूरा प्रयास करूँगा। तो चाहिए आप मेडिटेशन करिए, और उसके बाद फिर आप उस अभ्यास को भी अपने लाइफ में बनाए रखिएगा, जिससे वो कंटिन्यूटी बनी रहे। थैंक यू दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।